गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए सेट प्लेटफॉर्म के सेट नंबर को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 को डिस्कस किया जा चुका है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 4 के जीके, जीएस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व किया था, ठीक है। और यह सेट नंबर 4 जो है, इसके आज हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सेट नंबर 4 नंबर का जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, और उन्हें मैथ और रीजनिंग के संदर्भ में परेशानी हो रही है, तो ज़रूर आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के साथ साथ करंट, जीके और तमाम सेट यानी कि जो कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन किया जाएगा। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं किया जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा और बेहतर कंसेप्ट होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि जो बिगिनर्स होंगे उनको भी आसानी से यहाँ से समझ में आने वाला है। तो ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप एक काम करते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच पाता है। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, ताकि जब भी इससे जुड़ा हुआ या कोई भी वीडियो अपलोड हो वह आप तक सबसे पहले पहुँचे, यानी कि आप उससे तुरंत जुड़ जाए। तो साथियों, इसको अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि उन तमाम अभ्यर्थी जिन्हें मैथ और रीजनिंग में परेशानी हो रही है उन्हें क्या करें, इस सेशन से लाभ पहुँचे। इसके अलावा साथियों, वीडियो को आप लाइक करेंगे, आपका लाइक से हमें समझ में आएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट भी करता है। मोटिवेट इस सेंस में, ताकि आपको लगता है कि मैंने जो प्रयास किया है वो आप तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर डाउट हो तो पॉजिटिव कमेंट करेंगे, रिस्पेक्टफुल कमेंट आप जरूर करेंगे। चलिए साथियों, तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं मैथ के प्रश्नों के साथ। मैथ के प्रश्न की बात करें तो संख्या 22 का पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। ये 76 नंबर प्रश्न से हमारा मैथ और रीजनिंग का प्रश्न शुरू होने वाला है। तो जहाँ भी जीके जीएस आएगा उसको हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए चूँकि जीके जीएस सेट नंबर 4 का हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो पूछा गया है कि संख्या 22 का पावर 23 यानी कि 20 टू द पावर 23, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देंगे, बेहतर होगा कि चूँकि अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं। तो 22 का पावर जो 23 है उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए, 2 का पावर साथियों अगर 4 करते हैं तो उसमें इकाई अंक क्या होता है, 16 यानी कि 6 होता है। आप जानते होंगे ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 यानी इकाई अंक से मतलब है, पूरा 16 से मतलब नहीं है। तो यूनिट डिजिट उसमें 6 आता है। तो अब क्या करेंगे, जब भी 2 का पावर 4 आएगा तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा, और 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, 6 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 का हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, खंड बनाएंगे। तो 4 से हम घात यानी कि जो पावर है उसमें डिवाइड करते हैं। तो 4 पच्चे 20 यानी कि 4 5 जा 20, 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो 3 फुट बचेगा, यानी कि 4 साथियों, अगर बात करेंगे 2 गुने 2 यानी कि 3 2 आपका फुट बच रहा है। जबकि 4 का अगर बात करें 4 का यानी कि 2 का साथियों 2 इंटू 2 गुने 2 है ना, इस तरीके का 4 ग्रुप जो है वो 5 बन रहा है, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यहाँ पे क्या आ रहा है 8, और आप जान रहे हैं कि 2 का पावर 4 करते हैं तो क्या आता है 6। तो 6 में आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 48 यानी कि 48 आता है, और उसमें आपका यूनिट डिजिट 8 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77 पूछा गया है कि यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई यानी कि शंकु का हाइट दोगुना कर दिया जाए तथा आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है वो सेम रहे, तो दिए हुए शंकु के आयतन का यानी कि वॉल्यूम का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। यानी कि जब हाइट को दुगुना कर दिया जाता है तब का वॉल्यूम, और जब ऐसा नहीं किया जाता है उस समय उस दोनों वॉल्यूम का रेशियो क्या बनेगा। अब आपको फार्मूला की अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। और साथियों 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, यहाँ पे हाइट क्या किया जा रहा है, यहाँ पे तो सेम है ना, और यहाँ पे दोगुना किया जा रहा है यानी कि 2h कर दिया जा रहा है। तो 1/3 से 1/3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई आपका कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, H1 ऐसे कर सकते हैं, H2 ऐसे कर सकते हैं, तो क्या होगा 1/2 यानी कि 1 अनुपात
2, जो कि हमारा क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। आशा करते हैं आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 78। 78 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 तथा 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 14 और 23 आता हो। अब देखिए, फिलहाल इसका हम लोगों ने ऑप्शन सी किया था। अब देखिए 18 से और 27 से, ठीक है, और साथ ही साथ 36 से अलग अलग भाग देंगे किसी नंबर में, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 14 बचेगा, और फिर क्या बचेगा, 23 बचेगा। कब, जब 18 से उस संख्या में भाग देंगे तो 5 बचेगा। एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। कोई सेट प्रैक्टिस में इस तरीके से आपको नहीं समझाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 13 आ रहा है। इस दशा में साथियों देखिए 7 में से 4 जाएगा 3, इस कंडीशन में भी 13 आ जा रहा है। इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। और यहाँ भी साथियों आपका क्या आ जाएगा, 13। तो आपका देख रहे हैं सब जगह 13 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 18, 27 और 36, इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 18, 27 और जब आप 36 का साथियों एलसीएम लेते हैं, यानी कि लघुत्तम लेते हैं, ठीक है, तो लघुत्तम आप लेंगे तो आपका लघुत्तम क्या आ जाएगा, इसको आप काटेंगे तो आप लघुत्तम खुद से कर सकते हैं, समय बचाएंगे। इसका लघुत्तम आ जाएगा 108। ठीक है, अब चूंकि सब में 13 आ रहा है ना, सब में 13 ही आ रहा है, तो आप 13 को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो जब आप 13 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 95। अब आप 95 में जब 18 से डिवाइड देते हैं तो 18 पचे 90, क्या आता है, 5 आता है। फिर आप 27 से करते हैं तो 27 तिया 81 आता है। ठीक है, 27 तिया 81 आता है। तो 5 में से 1 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 14 आया कि नहीं आया। फिर 36 से इसमें 95 का, तो 36 दूना 72 आता है। तो 95 में से जब आप 72 को हटाते हैं तो आपका क्या आ रहा है, 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके इजी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 95। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 79। अब 79 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 1000 तक इसका योग क्या होगा। तो साथियों इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप जब 8, 9, 10 के दौरान रहे होंगे तो इस तरीके का प्रश्न जो है आप सॉल्व किए होंगे। इसका फॉर्मूला आता है साथियों n नंबर निकालने का है, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला आता है n × n + 1/2। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर की अगर बात करें तो कुल नंबर कितना हो जाएगा साथियों, 1000 है ना। 1000 तक हमको निकालना है, और 1000 + 1 तो कितना हो जाएगा, 1001। इतना तो आप समझ ही रहे हैं, /2 हो जाएगा। तो यहाँ से साथियों क्या आ रहा है, 2 से ये 5 बार में कट गया, तो 500 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 1001। ठीक है, तो 5 से 1 में 5, 0, 0, 5 और उस पर 2 0, तो कितना हो रहा है, 500, 500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 80। देखिए साथियों, यह प्रश्न संख्या 80 जो है बहुत ही साधारण प्रश्न है। अगर आप इसके लॉजिक को, इसके फॉर्मेट को आप समझ जाते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि बिना पेन उठाए भी यह प्रश्न बन सकता है। फिलहाल अब देखिए समझाते हैं। 1 - 1/5 इसको आप पहले सॉल्व कीजिए समझाने के लिए। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, 1 से 5 5 बार में कटेगा, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4/5। इसको सॉल्व किए तो अब क्या हो रहा है, 1 - 1/6। ठीक है ना, 1 से 6 6 बार में, 6 - 1 कितना हुआ, 5/6। समझ रहे हैं, यहाँ पे हो गया 5/6। अब इसको साथियों सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं तो आपको डायरेक्टली आंसर तक ले जाऊंगा बिना लिखे, बिना आपको बताएं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। और मेरा उद्देश्य है साथियों, जो 0 लेवल के स्टूडेंट हो उन्हें भी समझ में आए। तो 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा, फिर 7 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 6/7 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, 6/7। अब इस तरीके से साथियों अगर बढ़ते रह जाएगा तो कहाँ तक बढ़ेगा, 4, 5, 6, 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा कि 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, 7 से 7 कटा, यानी कि तिरछा कटते जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा साथियों, 4 बच जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे 4 बच जा रहा है, और अंतिम में आपका क्या बचेगा, अगर हम डायरेक्टली लिख दे साथियों तो अंतिम में आपका 100 बचेगा। ठीक है, 100 कैसे बचेगा तो देख लीजिए, ऐसा नहीं कि हवा में बात किया जा रहा है। 100 कैसे बचेगा, 1 माइनस अंतिम तो आपका यही ना है, अंतिम ये है, तो 1 - 1/100 है। अब 1 और 100 का एलसीएम 100 होगा, 100 - 1 कितना हो जाएगा आपका साथियों, 99/100
100 है ना। तो इसी तरह से मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 99/100 हो जाता है ना। तो इसी तरीके से ये करते करते तिरछा जा रहा है, तो शुरुआत का इधर और अंतिम का ये बचेगा आपका, ठीक है। तो 4/100 का मतलब क्या होता है, 4 से 100 25 बार में कटेगा, यानी कि 1/25 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी में दिया हुआ है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर आ रहा है तो ज़रूर अभी लाइक बिल्कुल करें, और लाइक के साथ साथियों, लाइक करने के साथ नाइस कमेंट में ज़रूर लिखें, वेल डन लिखें, या बोले कि बेहतर है, कुछ ऐसा लिखें जो मुझे समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति एक स्तंभ की विपरीत दिशाओं में स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री को मापते हैं। चलिए, यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर यानी कि हाइट जो है वो 30 मीटर हो, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगी। यह साथियों ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें वहाँ से प्रश्न है, हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, तो दोनों साथियों यहाँ पे इंक्लूड है। अगर आप देखिए तो इसमें सबसे पहले आपको एक डायग्राम समझना होगा, ताकि क्या होगी आप समझने में आसानी होगी। अब देखिए एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि दो व्यक्ति एक स्तंभ की विपरीत दिशाओं में स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है, और क्या करते हैं 60 डिग्री को नापते हैं। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी, ठीक है, तो फिर ऊपर में क्या है सी, और यहाँ पे क्या हो गया डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइट की बात कर रहा है। देखिए हाइट की अगर बात करेंगे तो हाइट यहाँ पे क्या कह रहा है 30 मीटर। समझेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, एक बार आप समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद साथियों क्या कह रहा है 30 डिग्री, उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ क्या हो गया 30 डिग्री, और यहाँ पे साथियों आपका क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। और इतना आप जानते होंगे कि लंब किधर होता है, आधार किधर होता है, तो ये आपका आधार है, ठीक है, आधार है, यह आपका जो है यह आपका साथियों यह लंब है। यहाँ पे कलर चेंज करके समझाएंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। यह आपका लंब है, ठीक है, और यह आपका कर्ण है, ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है, हमें क्या करना है कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, यानी कि फाइनली जो हमको ज्ञात करना है साथियों AD और DB को ज्ञात करना है। आपको पता रहना चाहिए कि हमें हासिल क्या करना है, तो AD प्लस DB हमको एट लास्ट चाहिए, इसी को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए किस तरीके से यह सॉल्व होगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे अगर बात करें साथियों कि यहाँ पे क्या निकालना है, देखिए फिगर को आराम से समझना। यहाँ पे आपका क्या है AD, ठीक है, AD की अगर बात करें साथियों आधार यानी कि AD, ठीक है, और लंब समझाने के लिए लंब आपका क्या है DC, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, AD और DC, तो आधार बटे लंब यानी कि क्या हो जाएगा आपका cot 60 डिग्री, लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा tan, है ना, tan होता है। लेकिन आधार की अगर बात करें साथियों तो AD आपका आधार है और बटे लंब, है ना, तो वह आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री। अब साथियों आप जानते होंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे AD लिखते हैं क्योंकि आपको AD और DB निकालना है ना, तो AD यहीं पे रह जाएगा और cot 60 डिग्री से DC में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, DC में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि cot 60 डिग्री का अगर वैल्यू आपको याद होगा तो cot 60 डिग्री बराबर साथियों क्या होता है, आप जानते होंगे 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे DC का यानी कि हाइट देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हाइट आपका दिया हुआ है 30 मीटर, है ना, तो इंटू 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे कंडीशन में अगर बात करें साथियों तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि DB फिर आधार है, अब देखिए DB फिर आधार है और आपका लंब कितना हो रहा है DC, DB/DC यानी कि आधार बटे लंब बराबर क्या होता है cot 30 डिग्री, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है।
अब आप इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आता है, आपको निकालना है एट लास्ट डीबी यानी कि बीडी निकालना है। तो बीडी बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे कॉट 30 डिग्री इंटू डीसी दिया हुआ है साथियों, कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, तो आप जानते होंगे कॉट 30 डिग्री का मान, ठीक है, कॉट 30 डिग्री बराबर होता है आपका √3 इंटू 30। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है कि आपको दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, चूँकि हमें क्या निकालना था, देखिए प्रश्न को देखिए, घबराना नहीं है, एडी और डीबी को निकालना था। तो आपका डीबी कहिए या बीडी, आपका बीडी पता चल गया, तो बीडी आपका कितना पता चल गया, यहीं पे देखिए बीडी आपका 30 गुने √3 हो गया। और अगर आप देखेंगे कि एडी है ना, एडी आपका कितना हो गया 30 गुने √3 यानी कि 30/√3। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस कर देंगे 30/√3। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, आप 30√3 लिखिए या 30/√3 इधर लिख दीजिए। अब 30 इसमें से साथियों कॉमन करिए। ठीक है, कॉमन करेंगे तो 30 यहाँ से निकल जाएगा, 30 निकल गया। अब क्या बच गया, 1 बच गया है ना, 1 प्लस यहाँ से भी 30 निकल गया तो 1 प्लस। अब देखिए फिर से 30 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो 30 यहाँ से हट गया तो क्या बच गया √3 प्लस 30 यहाँ से भी हट गया तो क्या बचा 1/√3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लीजिए। ठीक है, 30 यहीं पे रह जाएगा, 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। 1 से √3 3 बार में √3 बार में कटेगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है यानी कि 3 होता है, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 गुने 4, 30 गुने 4 यानी कि 30 इंटू 4/√3 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 120/√3। अब देखिए कि ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा कहीं ऑप्शन में 120/√3 जो कि साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। हालांकि इसका एक शॉर्ट फार्मूला आता है, फिर भी हम इसके बेसिक फार्मूले के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर फार्मूला होता है CI का P इंटू 1 + R/100 और पावर T। अब देखिए अमाउंट तो आपको पता नहीं है, अमाउंट पता है 1352 पता है, बराबर P इंटू 1 + रेट कितना है 4/100, पावर आपका T कितना हो रहा है 2 वर्ष। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यह 25 बार में कटता है। अब देखिए आगे कैसे होता है, यहाँ पे 1300, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1 और 25 कैल्शियम 25 हो जाएगा, और 25 और 1 क्या हो गया आपका 26 हो गया। ठीक है, और उसका पावर 2, P यहीं पे रह जाएगा। अब हमको क्या करना है 1352 जिसमें 25 2 बार हो जाएगा, चूँकि पावर 2 है, इससे बाइसियम हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 26 2 बार हो जाएगा तो 26 इसके नीचे आ जाएगा, जो कि आपका क्या निकलेगा P निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा। अभी इसको आप कैंसिल कीजिए, 13 से 2 बार में 13 दूना 26 और 13 इकाई 13 और 13 8 104। अब देखिए 13 चौका 52 काटेंगे 4 बार में, यह कट गया, फिर 2 से इसको काटिए, 2 पंचे 10 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए 13 से 2 बार में 26, 13 चौका 52 और 2 से 2 बार में ये कट गया। ठीक है, 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 625 आ जाएगा, और उसमें आपका 2 से ऊपर दिया हुआ है यह 2 जो कैंसिल करने के बाद रिमाइंडर बचा है, 2 पचे 10 2 दूना 4 1 5 और 2 छक 12, 1250 जो है आपका मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया हुआ रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 83 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 2/3 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि HCF निकालने के लिए आपसे कह रहा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कंडीशन में, यानी कि अंश बटा हर के कंडीशन में जब आप HCF निकालते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाले का HCF निकालना पड़ता है। तो ऊपर का HCF क्या हो जाएगा 2 4 6 का, तो सब में कॉमन क्या है आपका 2 है, और इसका LCM निकालेंगे तो 5 × 15 = 105 है ना,
एलसीएम इसका निकालेंगे तो 2/105 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे कह रहा है प्रश्न संख्या 84 में, यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है तो संख्या क्या है। अब आप आंसर से ही निकाल के देखिए, आंसर से ही देखिए। अब क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 50 है, अच्छा मान लेते हैं ऑप्शन ए सही है, ऐसा मान लेते हैं। अब इस दो संख्या को जोड़ के देखिए, इसको जोड़ के देखिए, 7 और 7 का एलसीएम नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है। और 250 प्लस 100 कितना हुआ, 350/7, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो इसका योग 50 आ गया। यह कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है कि इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है। अब देखिए 250/7, 2/5, ठीक है। 5 से ये कितने बार में कटा, 50 बार में। 50 दूनी 100/7, क्या यह दूसरी की दोगुनी है कि नहीं। तो आप डायरेक्टली कभी कभी आंसर से भी चेक कर लीजिए, इजी पड़ेगा। यानी कि जो फॉर्मूला बेस इजी पड़े, सॉल्व करना इजी पड़े, जिसमें आपका कम समय लग रहा है, वो आपको बार बार अभ्यास करने से प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए हमारा इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि यदि लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस उस पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या हो रहा है। अगर मान लेते हैं साथियों सीपी क्या है, 100 रुपया, और 100 रुपया पर अगर प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। तो 100 रुपया में 20% प्रॉफिट का मतलब कितना होगा, 20 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना में किया होगा, यानी कि सेल कितना में किया होगा, 120 रुपया में। तो आपको पूछा गया कि बिक्री मूल्य पर लाभ क्या हो, यानी कि 120 रुपया पर कितना लाभ हुआ, तो लाभ तो 20 हुआ, और 120 रुपया पर सेलिंग प्राइस पर निकालना है, तो यह हो जाएगा 20 छक 120, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50/3, यानी कि अगर इसको आप फैक्टर करेंगे, काटेंगे, तो 3 से 16 3 48 और 2 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86, एक व्यक्ति कुछ दूरी 30 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि वह अपनी चाल का 1/15वां भाग कम कर दे तो इतने ही समय में वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। उसकी वास्तविक चाल कितनी है। इस प्रश्न को आप आसानी से अगर सॉल्व करेंगे साथियों, तो देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी को 30 घंटे में तय करता है और यदि वो अपनी चाल का 1/15वां भाग कम कर दे, तो मान लेते हैं चाल उसका कितना था, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कम कर दे, क्या कर दे, अपनी चाल का 1/15वां भाग, नया चाल 1/15वां। अब चूंकि देखिए आप यहीं से निकाल सकते हैं, देखिए 1/15 कम करना है, तो 15 में 1 कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 14/15 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 15 में 1 कम कर दे, तो 15 में 1 कम कर देगा तो क्या बचेगा, 14 बचेगा, यानी कि 14x बटा क्या बच जाएगा, 15। यह क्या हो जाएगा, इसका नया चाल हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा है, तो ज़रूर लाइक करें। तो 14/15 जो है इसका जो है नया चाल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है साथियों कि 30 घंटे में तय की गई दूरी को हमको सबसे पहले निकालना है। तो एक व्यक्ति कुछ दूरी 30 घंटे में तय करेगा, तो 30 घंटे में जब तय करेगा तो कितना होगा, यह क्या है, 30 घंटा समय है, समय, और आपका चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और समय उसको कितना लग रहा है, 30 घंटा, है ना। तो चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो यह कितना, 30x दूरी तय करेगा, ठीक है, डिस्टेंस तय कर रहा है, यह दूरी है। इसके बाद क्या कह रहा है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि वह अपना चाल इतना कम कर रहा है, यानी कि नया चाल उसका इतना प्राप्त हो गया, तो क्या कर रहा है कि इतने में वह 10 किलोमीटर दूरी कम तय करेगा। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह अपना चाल जो है 1/15 कम कर देता है, तो नया चाल इसका क्या बन रहा है, 14x/15, ठीक है। और समय उसको कितना लग रहा है, 30 लग रहा है ना। तो इस दशा में वह क्या करेगा, चाल कम करने पर, ठीक है ना, इतना ही समय है, तो इतना क्या लगेगा उसको, 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। तो टोटल पहले कितना करता था, 30x कम करता था, अब उसमें 10 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसे आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो यह 2 बार में कट गया, 28x यहाँ पे आ गया, इधर क्या आ गया आपका 30x -10, कोई दिक्कत नहीं है।
30x में से यह माइनस में उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से 28 जाएगा तो 2x बचेगा, 10 इधर प्लस में आ जाएगा, 2 से यह कितने बार में कटेगा, 5। तो उसका वास्तविक चाल कितना था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा था। और साथियों यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो 5 में कितना कम कर दिया था, 1/1 कितना किया था, 15 कम कर दिया था, 5 से 15 यानी कि 1/3 जो है यह इसमें कम कर दिया था। फिलहाल अगर बात करें उसकी वास्तविक चाल की तो इसका वास्तविक चाल हमारा क्या आ गया, वास्तविक चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हो रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है और बी और सी की आयु का योग 50 वर्ष हो, तो बी तथा ए की आयु का निश्चित अंतर क्या होगा। अब प्रश्न को देखिए आराम से समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि ए बी से उतना छोटा है, ए जो है बी से उतना छोटा है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ए बी से छोटा तो है, चलिए ठीक है, और वह सी से जितना बड़ा है उतना, ना ए दिया ना बी दिया और ना ही साथियों सी दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि बी और सी की आयु का योग, यानी कि बी प्लस सी की आयु का योग 50 वर्ष है, तो बी और ए की आयु का निश्चित अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। अब साथियों ना यहाँ पे अब बी प्लस सी का टोटल दिया है तो कोई एक देना चाहिए, ए बी सी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे साथियों आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, यानी कि इस डाटा के माध्यम से आप आंसर तक नहीं पहुँच सकते, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि ए बी तथा सी की किसी व्यापार में साझेदार है, ये तीनों साझेदार है, पार्टनर है। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। किसको, ए को कुल लाभ का, मान लेते हैं टोटल लाभ जो है 100 रुपया होगा कुल लाभ, और ए को क्या मिला साथियों, ए को मिला है x का 3/5, x का 3/5, तो ए का हिस्सा हो गया 3x/5। अब कितना बच गया, 5 में 3 हिस्सा तो ये ले लिया, तो अब क्या बचा, 2x/5 बचा, यही ना बचा, टोटल x था, x का 5 में 3 हिस्सा ए को मिल गया, अब बचा क्या, 2x/5 बचा, 2 हिस्सा बच गया। अब क्या कर रहा है, शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। अब देखिए ए का तो हिस्सा आपको साथियों निकल गया, ए का हिस्सा कितना निकला, 3x/5। अब बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 2x/5/1/2, आधा आधा करना है बी और सी दोनों के मध्य में, तो 2 से 2 कट गया, क्या होगा, x/5 बी का भी हो गया, और सी की अगर बात करें साथियों तो सी का भी हिस्सा x/5 हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि सी को ए से 400 रुपये कम लाभांश प्राप्त हुए, किसको, सी को ए से। अब साथियों 3x, यह हिस्सा 3x/5 ए को मिला है, और सी के बीच का डिफरेंस क्या है, हिस्से के बीच का डिफरेंस आपको 400 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3x में से 1x जाएगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400, 2 से इसको काटेंगे तो 200 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000। आपको प्रश्न में पूछा गया था, प्रश्न में क्या कह रहा है, तो कुल लाभ कितना था, तो कुल लाभ साथियों 1000 रुपये थे। ठीक है, 1000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 पूछा गया कि दो संख्याएं 4-5 के अनुपात में है, पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। इसको इजी करने के लिए साथियों आप क्या कीजिए, या तो 40 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, अन्यथा और इजी करने के लिए क्या कर दीजिए, चूँकि रेशियो है दोनों तरफ इक्वल काम करना होगा, तो 100 से 4 में कर दीजिए मल्टीप्लाई, और इसमें भी कर दीजिए 5 में 100 से, तो 500 इजी हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 400 में 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 120/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, बढ़ के कितना हो गया 480। ठीक है, अब साथियों क्या हो रहा है 500 में क्या हो रहा है, 500 में 20% की कमी हो रहा है, यानी कि 80/100 हो रहा है, 20 कम जाएगा तो 80 हो जाएगा ना, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना हो गया 400, यानी कि 480 हो गया और 400 हो रहा है ना। अब प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि नया संख्या क्या बनेगा,
तो अगर आप काटेंगे तो 4 से 10 बार में, 4 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 5 बार में। अब 6:5 जो है यानी कि 6:5 रेशियो कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है और उसमें सोने का तांबे से अनुपात क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। एक आपका मिश्र धातु है ए, जिसमें सोना, ए में सोना कितना है? 5 और 3 है। दूसरी मिश्र धातु साथियों बी है, मान लेते हैं। तो क्या है इसमें? क्या है? 5 और 11 के अनुपात में गोल्ड और क्या मिला हुआ है? कॉपर मिला हुआ, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस दोनों को मर्ज करेंगे तो नया मिश्र धातु तैयार होगा सी। और उसमें साथियों पूछा गया है कि गोल्ड और आपका इस तांबा का है उसका रेशियो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कितना है साथियों? 5 और 3 कुल मिला के 8 है और यहाँ पे कितना है? 11 5 16 है। ठीक है, 16 है, चूँकि 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया और 11 5 16 हो गया। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए तो 16 × 5 80 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और 16 तिया आपका क्या हो जाएगा? 48 हो गया। ठीक है, 16 × 5 80, 16 तिया 48। और फिर 5 से 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 8 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर आपका गोल्ड है, याद रखेंगे गोल्ड को गोल्ड के सामने लिखेंगे। 16 तिया 48 है तो 16 × 5 80 है तो 80 के सामने गोल्ड है और यहाँ पे 5 इधर गोल्ड है तो 5 से 8 में 5 से करेंगे 40 होगा। यहाँ पे 48 हो गया, 40 होगा, है ना? 40 हो गया। और फिर 8 से 11 में करेंगे तो कितना होगा? 11 × 8 = 88 होगा। तो अब यह गोल्ड हो गया और यह आपका तांबा हो गया। अब जोड़िए इसको, 120 हो गया ऐड करने पर। और यहाँ पे क्या होगा? 8 8 16, है ना? और 8 4 12 1 13। अब इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको कैंसिल कीजिए। किस तरह से कैंसिल होगा? अगर मान लेते हैं साथियों कि 6 से इसको 2 से करिए, ठीक है ना? 2 से करते हैं तो 60 बार में, 2 से करिए 2 × 6 = 12, है ना? और 2 × 8 = 16। फिर यहाँ पे अगर करेंगे तो 30 बार में कटेगा। फिर आपका यहाँ पे कटेगा 34 बार, फिर 2 से 15 बार में और 2 से यहाँ पे 17 बार में। आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने इसे ईजी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बच्चों की तरह से सॉल्व किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15:17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हालांकि इसे बहुत ही कम स्टेप में आपको सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, आई कांटेक्ट मेरा आपसे नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि थोड़ा इजी तरीके से समझाना पड़ता है ताकि अधिक से अधिक आसानी तरीके से लोग इसको समझ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, टोटल जो है 40 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज जो है एज वह 15 वर्ष है और 10 नए विद्यार्थियों का प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? इसको एक स्टेप में आप बना सकते हैं। ठीक है, 0.2 वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और कितना आ गया है? 0.2 वृद्धि हुई है और पहले कितना था? 15, इसका एवरेज था। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 40 विद्यार्थी की अगर बात करें तो 15 वर्ष औसत आयु है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 15 × 40, यह आपका कुल आयु हो जाएगी। किसकी? उस 40 विद्यार्थियों की। तो कुल आयु हो जाएगी 600 वर्ष। यहाँ से समझ में आ गया। फिर क्या करें? 10 नया विद्यार्थी आ गया, तो 40 और 10 कितना हो गया? 40 नए विद्यार्थी आए तो 50 विद्यार्थी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका एवरेज, यानी कि पहले एवरेज कितना था? 15, अब क्या हो गया? 15.2 हो गया। ठीक है, इसको पॉइंट हटाएंगे, एक 0 नीचे आएगा, इस 0 से 0 कैंसिल करेंगे। फिर क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10, एक हाथ में यानी कि कैरी 1, 15 × 5 = 75 और 1 76, 760 आ गया। 760 - 600 करेंगे साथियों तो 700 में से 600 गया, 100 हो गया और यहाँ पे 60 हो गया, तो 160 आ गया। अब 160 जो है वो 10 नए जो छात्र सम्मिलित हुए हैं उनकी कुल आयु है। ठीक है, कुल आयु है जो 10 लोग शामिल हुए थे। ठीक है ना, उस 10 लोगों की कुल आयु 160 वर्ष है।
प्रश्न में क्या कह रहा है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। तो 10 विद्यार्थियों की कुल आयु 160 है, तो एवरेज अगर 10 से भाग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है कि एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब साथियों देखिए, आप क्या देख रहे हैं, गौर कीजिएगा। तो टोटल डिस्टेंस बार बार 24 किलोमीटर, फिर 24 किलोमीटर और फिर 24 किलोमीटर। तो साथियों कुल डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सारे को अगर देखेंगे, हालांकि सबसे पहले क्या है चाल है और यहाँ पे क्या है आपका दूरी है, तो समय कितना लगेगा, तो यह 4 घंटा लग रहा है। 6 चौका 24, 8 तिरी 24 और 12 दूनी 24, तो 6 चौका 24 कितना लग रहा है 4 घंटा लग रहा है। चाल यहाँ पे डिस्टेंस इतना है और स्पीड इतना है, तो कितना लगा 4 घंटा, प्लस इसको काटेंगे तो 3 घंटा लगा और फिर 12 से 24 कटेगा तो 2, तो 4 3 7 2 9 घंटा टोटल लग रहा है। और साथियों डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टोटल 9 घंटा लग रहा है। कितना किलोमीटर 24 किलोमीटर, 24 दूनी फिर यहाँ पे 24 दूनी 48, 24 दिया 72 किलोमीटर की वह दूरी तय कर रहा है। ठीक है, आप मैनुअली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यह 9 8 72, तो टोटल अगर एवरेज अगर बात करें औसत चाल की तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए इसको आराम से समझेंगे, 12 बच्चे यानी कि 12 चिल्ड्रेन कितना दिन में 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 आदमी यानी कि 8 अगर मैन यहाँ पे है साथियों तो उसे 12 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। तो 16 आदमियों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तथा 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ काम पर लग गए। शेष कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। प्रश्न लंबा है लेकिन प्रश्न उतना ही आसान है जितना आपको दिखने में लंबा लग रहा है। अब साथियों 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको निकाल देना है कि एक आदमी कितने बच्चे के बराबर है, तो 12 गुने 16 कर दीजिए। ठीक है, 12 गुने 16। चिल्ड्रेन की अगर बात करें तो चिल्ड्रेन यहाँ पे हो गया। और साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके बराबर जितना यह है उसी के बराबर तो यह है, काम चूँकि सेम है। और 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 12 8 96 यहाँ पे मैन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या 12 से 12 इधर भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है 16 और यहाँ पे क्या होता है 8 मैन हो जाता है। बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे 8 से 2 बार में कट गया है ना, और 1 मैन हो गया। तो देखिए एक आदमी के बराबर कितना हो गया 2 बच्चा। इतना तो क्लियर है। इतना आपको यहाँ पे निकल के आ गया कि एक मैन जो है वह 2 बच्चों के बराबर है। इसको सॉल्व करने पर आ गया ना। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। एक मैन 2 बच्चे के बराबर है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जब आदमी 8 ने ठीक है कर है 16 आदमी ने मिलकर एक कार्य को शुरू किया, तो करना क्या है कि सबसे पहले हमको टोटल वर्क पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी को लीजिए ना, 8 आदमी 12 दिन में पूरा करेंगे तो टोटल काम कितना होगा 12 8 96। ठीक है, 96 यानी कि एक आदमी जब काम करेगा तो इसको कितना दिन में समाप्त करेगा 96। टोटल काम है इसका 96 वर्क। अब देखिए प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 16 आदमी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 16 लोग मिल गए, काम में लग गए। ठीक है, और प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो जब 16 आदमी साथियों 16 आदमी स्टार्ट करेंगे और 3 दिन के बाद चले जाएंगे, यानी कि 3 दिन तक तो कार्य हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 48 काम फिनिश हुआ होगा। ठीक है, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 4 गया 4। अब इतना काम बचा। ठीक है, 3 दिन के बाद वह चला गया। कितना आदमी चला गया 10 आदमी काम छोड़ा। तो 16 आदमी में से साथियों 10 आदमी चला गया तो कितना आदमी बच गया, याद रखेंगे, आराम से समझते जाएंगे। 10 आदमी चला गया 16 आदमी में से, तो कितना हो गया 6 मैन।
तो जब आपका 10 आदमी चले जाएंगे तो 6 आदमी बच जाएंगे, ठीक है, 6 आदमी बच गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है कि 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तथा 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ, यानी कि इस 6 आदमी जो बचा हुआ है उसके साथ 4 बच्चे मिलकर काम करेंगे। तो 4 बच्चा के बराबर कितना हो जाएगा, 4 चिल्ड्रन के बराबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2 मैन बराबर क्या होता है, 4 चिल्ड्रन। तो 2 मैन यहाँ पे हो गया, 4 बच्चा 2 मैन के बराबर हो गया। तो कुल कितने मैन हो गए, 8 मैन, यानी कि 8 आदमी। उस 8 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे साथियों, 8 से 48 डिवाइड होगा 6 बार में। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 6 दिन। ऑप्शन नंबर बी। इजली प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 में कह रहा है कि आमों के मूल्य में यानी कि प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाती है, दाम बढ़ जाता है ना। उससे एक व्यक्ति को 40 रुपया में 4 आम कम मिलते हैं, यानी कि पहले 40 रुपया जो 40 रुपया खर्च करता था उसके दौरान जब दाम बढ़ गया तो 40 रुपया ही खर्च कर रहा है, लेकिन आम कितना कम जा रहा है, 4 आम कम जा रहा है। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं साथियों कि पहले मूल्य, प्रारंभिक जो मूल्य थी, ठीक है, प्रारंभिक अगर मूल्य की बात करें तो वह 100 रुपये पर किलो था, ठीक है, 100 रुपये पर किलोग्राम था, ठीक है। अब उसका वृद्धि कितना हो गया, नया दाम लिख देते हैं शॉर्ट में, कम समय लगता है। तो x का 120% हो गया, 20% बढ़ गया। तो 20 छक 120, 20 पंचे 100, यानी कि 6/5 जो है वो नया प्राइस हो गया। अब क्या हो रहा है कि 40 रुपये में जो खरीदा गया आम था शुरू में, ठीक है, 40 रुपया जो खर्च करता था सबसे पहले, शुरू में तो 40 रुपया ही दे रहा है ना, अभी भी 40 रुपया दे रहा है। तो कितना आम मिलता था, 100 रुपया प्रति किलो था। तो यहाँ से डिवाइड कर लिए, ठीक है, 40 रुपये में इतना ही आम मिलता था। जब भाव बढ़ गया, तो भाव अगर साथियों बढ़ गया तो क्या हो गया, 6x/5 हो गया। पहले वह इतना आम मिलता था उसको, अब नया दाम जब बढ़ा तो 40 रुपया खर्च किया, तो 40 डिवाइडेड 6/5, ठीक है, 6x/5 यह नया दाम है। तो अब उसको कितना मिलेगा, 5/6x, है ना। तो 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से कटेगा 20 बार में, है ना। तो 100/3x आम उसको मिलेगा। आपने पहले कितना देखा था, पहले देखा था 40/x, है ना, 40/x आम मिलता था, ज़्यादा मिलता था ना। अब उसको कितना मिल रहा है, 4 आम कम मिल रहा है, यानी कि 100/3x यह आम मिल रहा है। तो इसका बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 का। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो x और 3x का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3x, x से x 1 बार में और 3 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। और 3x से 3x कट गया तो क्या हो बच गया, यहाँ 100 बच गया, बराबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 120 में से 100 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बच जाएगा। 120 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 3x से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 12x। अब देखिए 20, यहाँ पे साथियों 20/12 जो कि x के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 6 बार में या 4 से साथियों 3 बार में, है ना, 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में। तो x जो है वह क्या था, इसका दाम था, आरंभिक मूल्य न था, यह 5/3 इसका प्रारंभिक प्राइस था। तो 15 आम का अभिष्ट मूल्य आपको निकालना है, यह आपका प्राइस है, 5/3 जो है वो आपका प्राइस है। तो 15 आम का आपको निकालने के लिए कह रहा है कि प्राइस क्या होगा, तो 3 × 15 25 रुपया होगा, ठीक है, 25 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ, प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है, प्राप्त लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, उसका संख्यात्मक रूप, ठीक है, फिर इसको इरेज करते हैं। लाभ प्रतिशत कह रहा है कि उसका संख्यात्मक रूप में रुपए में इसके क्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। प्रश्नों को समझिए, प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे, वह जो परसेंट होगा वह सीपी के बराबर होगा। जो माने जैसे 10 रुपया आपका प्रॉफिट है तो 10 रुपया सीपी नहीं कर रहा है,
प्रॉफिट परसेंटेज जितना आएगा, जितना प्रतिशत, उतना ही क्या होगा आपका सीपी होगा। तो उसका विक्रय मूल्य आपका 39 दिया हुआ है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य 39 है, मान लेते हैं क्या बोलते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। तो मान लेते हैं कि 20 रुपया में क्या किया है, इसको बेचा है, सॉरी खरीदा है, और 39 रुपये में बेचा है, तो कितना हो गया आपका 19 रुपये आपका क्या हो गया लाभ हो गया। और लाभ कितना पर हुआ 20 पर, तो क्या 20 पंचे 100 95, क्या इतना है क्या? तो यह तो आपका 95% प्रॉफिट आ गया, जबकि प्रॉफिट हम क्या माने, सीपी माने 20 रुपया, यहाँ प्रॉफिट 19 है। तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज जो 95% प्रॉफिट आया है वह क्या सीपी के बराबर है, नहीं आया, यहाँ 20 है, यहाँ 95% आ गया, तो यह गलत हो गया। ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। 22 रुपया अगर मान लेते हैं सीपी है और सेलिंग प्राइस क्या है 39 रुपया, तो लाभ कितना होगा, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17, 17 कितना लाभ हुआ 22 में, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी आपका 17 पचे कितना आएगा, 17 पचे 85, तो 85 जो है आपका क्या इसके बराबर है, सीपी के बराबर नहीं है। 28 भी नहीं होगा। अब 30 को देखते हैं, 30 मान लेते हैं सीपी है कॉस्ट प्राइस, और 39 रुपया में इसको बेचा है, तो 9 रुपया हमको क्या हुआ फ़ायदा हुआ। बात समझिए, सेलिंग प्राइस 39 है और सीपी हमने क्या मान लिया है 30, यह ऑप्शन मान लेते हैं कि सही है। तो कितना 30 रुपया में खरीदा, 39 रुपया में बेचा है, 9 रुपया का फ़ायदा हुआ। तो किस पे फ़ायदा हुआ भाई साहब, सीपी पे, यानी कि 30 पे। इनटू क्या हो गया 100, 0 से 0 कटेंगे, 3 से 3 बार में कटेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 30% प्रॉफिट हो गया, और सीपी भी क्या है 30 रुपया। तो जो प्रॉफिट प्रतिशत है और सीपी दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से भी सॉल्व करने में कभी कभी आसानी होती है, हालांकि इतना बिना बताए हम 2 अटैम्प्ट में इसको हम डायरेक्टली आंसर तक हम पहुंच सकते थे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96, किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते रहते हैं। इंग्लिश में 80% क्या हो रहे हैं, तथा 85% गणित में, यानी कि मैथ में 85% उत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि पास हो रहे हैं। अब इसके साथ 2 डाटा लिखेंगे, एक पास का और दूसरा फेल का, ठीक है। पास जब 80% हो रहे हैं इंग्लिश में, तो फेल कितना हो रहा है 20%, कोई दिक्कत नहीं है। 85% यहाँ पे मैथ में पास हो रहे हैं, तो 15% फेल हो रहे हैं मैथ में। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ, इस दोनों में 75% क्या है पास है, तो इस दोनों में 25% फेल हो जाएंगे, कोई दिक्कत, दोनों में 25% आपका फेल हो जाएंगे। यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए 45 उम्मीदवार। अब देखिए इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 20 और 15 कितना होता है 35, और यह आपका कितना आ रहा है 25%, है ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10% है, यानी कि x का 10/100 जो फेल हुआ है, फेल ही निकलना है ना, पास तो आपका इधर था, तो फेल हुआ है, क्या बोला है अनुत्तीर्ण हुआ है कितना 45%, है ना। तो अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 से ये कितना बार में कटेगा 0 बार में, और यहाँ बच गए 10, 10 में 45 से 22 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 450, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हो रहा है, यानी कि आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय जो है वह अपरिवर्तित रहे। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न को मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप ऐसा जो भी प्रश्न आएगा वहाँ पे आप अप्लाई करके देखेंगे, बिल्कुल समय नहीं लग रहा है, ठीक है। 40% कम कर दी जाए, तो 40 कम हो गया, कितना हो गया 40% जब कम हो गया तो कोई अपने आप में 100% रहा होगा, तो उसमें भी क्या कर देते हैं 40, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 40/100 माइनस 40 60 हो गया, इंटू 100, 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, यहाँ पे क्या हो गया 200/3, कहीं नहीं दिया हुआ है, तो देखिए 3 छक 18, 3 छक 18 और 2/3, यानी कि 66.2/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखा रहा है, सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए साथियों इस तरीके से एक और प्रश्न आ जाए, ठीक है। क्या हो रहा है कि यदि किसी वस्तु को पर सरकारी शुल्क की दर
20% बढ़ जाए, ठीक है, कम नहीं कर जाए, 20% बढ़ जाए, है ना, तब कंडीशन में क्या करेंगे, 20 अपने आप में 100 रहेगा, यहाँ पे 20 कर देंगे तो 20 बटा क्या हो जाएगा 120, है ना, इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 6 से 2 बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपका हमेशा जो है आंसर वह सही आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 98। अब रूट अंडर के अंदर यह दिया हुआ है। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, कितना हुआ 6 डिजिट हो गए। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना है आपका 4 है और 2 डिजिट, यानी कि जितना डिजिट पॉइंट के बाद ऊपर है उतना ही इधर भी है। तो मान लेते हैं पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, तो 9 आपका निकल के क्या आ जाएगा 8 बच जाएगा, सॉरी 81 निकल के क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, और 24 की अगर बात करें तो 22 का स्क्वायर होता है, रूट से सब निकल के आ रहा है बाहर। 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 आ जाएगा। अगर आप देखिए साथियों, इजी करने के लिए 9 गुने 22 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 गुने 4 गुने 2 भी लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 से 11 कितने 22 11 बार में कैंसिल हो गया, तो 11 नंबर 99 आ गया, और 25 चौका आपका क्या हो गया 100, यानी कि ईजी पड़ेगा, डिवाइड आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा 0.99, 0.99, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऐसे क्या होगा कि आप डिवाइड करने से बच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 99। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि √2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.414, और आपको 1/√2 + 1 को आपको फाइंड करना है। आप दो तरीके से इसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये देखिए, एक √2 का वैल्यू क्या दिया 1.414, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 को ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पे 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, 1 और 1 2.414, ऐसा भी हो जाएगा। तो ऐसा आपका कहीं दिखा रहा है कि दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको कहीं बाई में करके यानी कि बटा में नहीं दिखाई दे रहा है, अंश बटे हर के फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में आंसर नहीं है। अब साथियों अब मान लीजिए कि यहाँ पे 2.414 नहीं है, मान लेते हैं 1/2 है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब बताइए कि कोई भी यह आपको एक बार में लगेगा क्या, 2 से 1 2 तो कम ही है ना, और बाद बाकी सब में क्या है 2.3.5 पॉइंट, तो ये सब तो आंसर आपका नहीं होने वाला है, चूँकि ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज़्यादा है। तो जब भी होगा तो क्या होगा, एक बार में अगर मान लीजिए 2 में 1 से आप लगाते हैं, आपका 1 अगर बात करें साथियों, इसको भूल जाइए, मान लेते हैं 2 ही हैं, तो 2 से 1 में लगाइएगा, है ना, तो कभी भी आप क्या लगाइएगा, एक पॉइंट दीजिएगा तो 0 लिखिएगा, तभी तो 2, तो कभी भी आगे आपका क्या होगा पॉइंट के बाद कोई डिजिट होगा, इससे पहले ये सब यहीं से आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको अलग तरीके से सॉल्व करके आपको बताएंगे। 1/√2 + 1 है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे, √2 - 1 से ऊपर और √2 - 1 से लेंदी बना रहे हैं, हालांकि लेंदी नहीं बनाना है क्योंकि हम तो इसे अभी भी सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी समझाने के लिए। तो अगर ऊपर नीचे दोनों समान तरीके से हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस दशा में क्या हो जाएगा, √2 - 1 ऊपर हो जाएगा, और ये किस फॉर्म में बैठ जाएगा a + b × a - b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। √2 - 1 यहाँ हो गया, स्क्वायर से रूट हटेगा 2 - 1, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा। अब हमको क्या करना है, √2 - 1 इसको माइनस करना है। तो जबकि आप देख रहे हैं साथियों कि √2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.414 में से हमको 1 घटाना है, तो क्या बचेगा 1, ये हट जाएगा तो 0.414 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 100 क्या कह रहा है, 4b² + 1/b², इसके बराबर क्या है आपका 2 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि 8bq + 1/bq को सॉल्व करना है, इसका मान क्या होगा। तो अभी आप देखिए, अगर आप इसको देखेंगे 2b उसका अगर क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यू 8 और b का क्यू, तो इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1/b का क्यू करेंगे तो यह आपको क्या आ रहा है, aq + bq के फॉर्म पे बैठ जा रहा है, जबकि आप जानते होंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है a +
बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यह इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू के। तो अगर बात करें ए प्लस बी, अब देखिए क्या करना है, ए प्लस बी, तो सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए, 2b, ठीक है ना, 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा बराबर है, प्लस 1/b का स्क्वायर करेंगे तो बराबर है, ठीक है ना। तो अगर साथियों इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है। अब देखते रहिएगा क्या कर रहे हैं, 2b का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना, 2b का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर जो कर रहे हैं वो 2 के बराबर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पर 2b है और b की जगह पर 1/b है, तो इस b से b को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला है। और अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे साथियों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 2b प्लस 1/b को, क्वेश्चन को लेंदी नहीं करते हैं, एक अदर फार्मूला पे भी बनेगा तो इतना नहीं समझा पाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बराबर -4 है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2, तो 4 2 6 हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 2b प्लस 1/b √6 के बराबर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पे साथियों फॉर्मूला में क्या कह रहा है, a प्लस बी, ठीक है। अगर a प्लस बी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्म पे क्या डालेंगे, यहाँ पे यह a है, 2b जो है ना वह a है और यह आपका b है, तो a और प्लस b मिल के क्या आया है, √6 आया है। अब देखिए यहाँ पे हम √6 को पुट करते हैं, ठीक है, यानी कि डालते हैं। अब ए स्क्वायर, ए की जगह पर आपका क्या है, अभी आप देखिए ए की जगह पर आपका 2b है, ठीक है, 2b है, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या है आपका 1/b का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए बी की अगर बात करें साथियों तो ए की जगह पर आपका फिर से क्या है 2b और बी की जगह पर आपका 1/b है, तो इस b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। और 2b स्क्वायर प्लस 1/b यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको सेपरेटली अगर देखेंगे तो हमने इसको क्या देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 2 देखा था, है ना। तो इस 2 को यहाँ पे डाल देंगे, समझते रहिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे हमारा √6 हो गया और इसके जगह पर वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है। और किसी भी 0 में किसी भी अंक से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर अंततः क्या आता है, 0 आता है। और एक और फार्मूले पर इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए फिलहाल उतनी ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर सॉल्व करना है और आपको समझाना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 101 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, जिस प्रकार बेंगची, ठीक है, यानी कि मेढक का छोटा रूप होता है शिशु अवस्था, तो उसको मेढक कहते हैं बेंगची को, उस तरह शावक किसके बच्चे को कहा जाता है, तो सिंह के बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस तरीके से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 102 नंबर प्रश्न में अगर बात करें साथियों तो यहाँ पे CHAIR है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है ना। तो इसी तरीके से इसको लिखेंगे तो पहले ELBAT होगा, उल्टा ELBAT, कहाँ है ELBAT, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रिवर्स क्रम में हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 103, एल के बाद JKM 3 डिजिट यहाँ पे बढ़ रहा है, +3 हो रहा है, फिर ना के बाद LMN +3 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे के बाद यहाँ पे आ रहा है, फिर जे के बाद KLMN, ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से अगर इसको बढ़ाएंगे, या एक और तरीका है, अब देखिए रिवर्स में इसको देखिए, जे के बाद के के बाद एल बढ़ रहा है, अब इसके बाद एल के बाद क्या होता है, एम होता है, तो एम आपका कहाँ है, इधर से शुरू किया और सीधे भाग रहा है, MNO। अब यहाँ पे उल्टा देखिए BCD, तो डी के बाद क्या होगा EFG,
यह रिवर्स क्रम में पीछे से काउंट कर रहा है, BCD। तो अब D के बाद अब सीधा करना है, क्योंकि यहाँ भी क्या कर रहा है, JKL, तो फिर L के बाद MNO कर रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा EFG, जो कि कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर D में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित शब्दों में इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा, यानी कि अंतिम वाह होगा। देखिए सब में 8 से शुरुआत हो रहा है, उसके बाद ए का नंबर आएगा, है ना, क्योंकि ई ए के बाद होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 नंबर पर तो यह हो जाएगा। अब ये नहीं कहना कि भाई कौन ये होगा ये होगा, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो भी निकालना चाहेंगे साथियों, तो सबसे पहले आपका यह हो जाएगा 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर। तीसरा नंबर आपका साथियों क्या हो जाएगा, RE यहाँ भी है और उसके बाद यहाँ पे E हो रहा है, जबकि उससे पहले A है, तो यह तीसरा नंबर हो जाएगा और यह आपका चौथा नंबर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 104 का A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया गया है, तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य होगा। सबसे पहले उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। A से Z तक अगर आप लिखेंगे तो बीच में आपका क्या आता है, M आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 13वां नंबर 13 13 26 है ना। तो अगर बात करें तो यहाँ हो गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा रहा है। तो इस तरीके से आप लिख के देखिएगा, जस्ट उसके आपका, हालांकि वैसा नहीं, आप जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिएगा ना, आप रिवर्स कर दीजिए। M और N 13 और 14 टोटल आपका कितना लेटर हो जाता है, 26 + 1 दोबारा काउंट होता है ना, इसलिए 27। तो जस्ट आप उसका रिवर्स कर दीजिए, और नहीं तो आप लिख करके काउंट कर लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, N आएगा। प्रत्येक एक लेटर को हटा देना है। जैसे A अगर है लिखा हुआ तो A के बाद साथियों, ठीक है ना, प्रत्येक दूसरे लेटर को हटाना है। तो मान लीजिए A हटाइएगा B रहेगा, फिर C हटाइएगा D रहेगा, फिर E हटाइएगा F रहेगा, इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन नंबर A यानी कि N सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यह दिशा को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या कर रहा है, सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चल रहा है, तो 15 मीटर दक्षिण की तरफ चला, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं आपका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और कितना चलेगा, 20 मीटर चला देते हैं इसको, 20 मीटर चलता है। एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो फिर 15 मीटर यह चल गया, 15 मीटर चलता है। वह अब कह रहा है कि 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो जाहिर सी बात है 15 इधर है, 15 इधर है, ऊपर क्या होगा, 20 हो जाएगा इसके सामने प्रोपोर्शनल। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो आरंभिक तो यहाँ से है और इतनी दूर है 20 किलोमीटर के, और किस दिशा में है साथियों, तो यह जो है आरंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में, तो इस दिशा में, यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, पूर्व की दिशा में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 107। यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए पहला दिन यहाँ पे काउंट हो रहा है, कौन सा डे हो रहा है, मंडे हो रहा है, ठीक है, मंडे हो रहा है। अब बात करें प्रत्येक 7वें दिन जो है सेम डेट होता है, यानी कि सेम दिन होता है। तो 7 से 25 को आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। 17 21, 5 में से 1 गया 4, तो 4 दिन बचा। उसमें से पहला दिन हम लोगों ने क्या किया, काउंट कर लिया है, पहला दिन सोमवार है, तो उसको हटाएंगे, तो कितना बचा, अब 3 दिन बचा, ठीक है। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, सोमवार का मंगल, बुध और गुरु होता है, जो कि आपका यानी कि जिसको बृहस्पतिवार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 108। क्या कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल डेज को काउंट कर लेंगे, फिर यहाँ से 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना फुट बचेगा वह हमारा उतना दिन आप काउंट कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों सोमवार। आप खुद से करके देखेंगे, दिन को काउंट करना तो आसान काम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखिए, इसलिए चूँकि अगर मान लीजिए 1 जनवरी है तो मान लीजिए जनवरी में 31 दिन का हुआ, 2007 4 से डिविजिबल नहीं होता है,
पूरा पूरा नहीं ना कटता है, तो लीप ईयर है नहीं, तो फरवरी 28 दिन का होगा। इस तरीके से आप पूरे दिन को काउंट कर लेंगे। और 1 जनवरी तो आपका काउंट हो चुका है ना, तो 1 जनवरी को यानी कि यहाँ पे पूरा 30 दिन ही काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो पहले काउंट हो चुका है। इस तरीके से टोटल डेज को काउंट करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। जितना फुट बचेगा उसको सोमवार के बाद काउंट कर लेंगे, वहीं आपका दिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 109। 109 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीचे दिए यदि नीचे 3 है ना, तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे 2 पासा दिया हुआ है और उसका में अलग अलग सिंबल की स्थितियाँ दर्शाई गई हुई है ना नंबर को, और पूछ रहा है कि यदि नीचे 3 है, अब देखिए यहाँ 3 है, 4 5 तो होना नहीं है, क्या होगा, नीचे अगर 3 है तो 4 5 होगा, या तो होगा 2 नहीं तो 1 होगा। अगर बात करें तो या तो 2 होगा नहीं तो 1 होगा। अब देखिए जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, अब देखिए 3 आपका यहाँ पे है, 3 के ऊपर इधर 4 है, तो 4 के बगल में आपका 2 हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो 2 इधर हो रहा है तो हो सकता है इधर 3 होगा। बात समझ रहे हैं? तो यह आपका 109 का अगर देखिएगा तो डायरेक्टली आप आंसर तक पहुँच गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 110 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। अब देखिए यह 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, यह किसी का स्क्वायर नहीं है, यह भी किसी का आपका स्क्वायर नहीं है, और यह भी आपका किसी का स्क्वायर नहीं, तो विषम संख्या आपका यही हो गया, यानी कि विषम अक्षर एक दूसरे से भिन्न जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 111 में कह रहा है कि मील, इससे दूरी पता चलता है। सेंटीमीटर, दूरी की अगर बात करें लेंथ नापा जाता है, लेंथ, ठीक है। गज भी दूरी है, लेकिन लीटर जो क्या है आयतन, वॉल्यूम मापा जाता है किसी का लिक्विड का, है ना। तो ऑप्शन सी इससे भेद कर रहा है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में कैंडल को FDQGOS लिखा जाता है ना, तो उसी सांकेतिक भाषा में मिनट्स को क्या लिखेंगे। अब देखिए किस तरीके से होता है, सी के बाद अगर आप काउंट करते हैं तो DEF 3 बढ़ रहा है, फिर ए के बाद करेंगे BCD 3 बढ़ रहा है ना। तो ऐसे ही देखिए एम के बाद क्या हो, NOP P हो गया, तो आपका कोई ऑप्शन जो है P से शुरुआत नहीं हो रहा है, एकमात्र ऑप्शन नंबर ए हमारा P से शुरू हो रहा है, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113, पॉटर शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं समझाने के लिए, PORTER। अब देखिए इसका आंसर जो है बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं और आंसर इसका क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब काउंट कीजिए, P के बाद QR, एक तो यह आपका मैच कर गया, ठीक है, यह मैच कर गया। P के बाद QR, R के बाद काउंट कीजिए STU, नहीं मिला। फिर O से देखिए, O के बाद PQRS, कोई नहीं टैली किया, मैच नहीं किया। R के बाद STU नहीं किया, T के बाद U भी नहीं किया, E के बाद FG नहीं किया। अब उल्टा आ जाइए, R के बाद ST, तो यहाँ पे मैच कर गया। E के बाद FGHI, कोई मैच नहीं किया। फिर T के बाद आइए MNOPQRS T है ना, तो UVW नहीं मैच किया। R की अगर बात करें तो R के बाद ST नहीं किया। फिर वो क्या, MNO, O के बाद क्या होता है, P होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो सेट इसको करा रहे हैं यूट्यूब पे, आप देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी को कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कुल 3 ऐसे अक्षर है जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सफ़ेद को लाल कहें, लाल को पीला कहें, ठीक है, पीला को हरा कहें और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग क्या होगा। तो हल्दी का रंग पीला होता है और पीला को क्या कहा जा रहा है, हरा कहा जा रहा है, तो हल्दी का रंग क्या हो जाएगा, हरा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 115 में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वहाँ पे क्या होगा। चलिए देखते हैं, ए है, जेड है, ठीक है, तो ए आपका 1 है, जेड आपका 26 है, तो 27 हो गया, 26 और 1 27। डी आपका कितना है, 4 है, डब्ल्यू आपका कितना है, 23, कितना हो गया, 27 हो गया। अगर मान लीजिए जी आपका कितना है, 7 और टी आपका कितना है, 20, 27 हो गया। तो यहाँ पे साथियों ऐसा कौन होगा, ठीक है ना। अब देखिए ABCDEF है ना, GHI एक नंबर में आ रहा है, तो एच तो यहाँ पे आ गया,
ठीक है ना। अगर बात करें साथियों यहाँ पे तो उल्टा जाएंगे, है ना, टी। अब यहाँ पे एच है, वैसे नहीं कीजिए, आप ऐसा ही कीजिए, 27 में से 8 घटाइए, 17 में से 8 गया 9, 19 होगा, यानी कि एस आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे जा रहा है ना। और यहाँ पे आ जाएगा जेड, फिर वाई, फिर एक्स, एक घटते जा रहा है। तो टी में से एक, यानी 20 में से एक घटेगा तो आपका 19 ही तो आएगा। आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, इस तरीके से। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। प्रश्न संख्या 116। 116 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, अब देखिए 116 नंबर प्रश्न को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5, 6, 4 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर रहा है। तो हमारा तो 5 छक 30, 3 चौका 120, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। फिर 5 छक 30, 3 सत्ते 21, 210 होता है, 10 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा। फिर आपका 8 चौका 32 और 10, 320 होता है, 10 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा। हमने क्या किया है, हमने कुछ अलग ही ट्राई कर दिया। अब क्या किया, अब देखिए, हालांकि वह जो पहले हमने बताया था वह सही था। अब देखिए 6 है, 6 के बाद 12 आ रहा है यहाँ पे, तो मान लिए हमने कि 2 से किया, हालांकि यह लॉजिक सही नहीं है, जो पहले बताए हैं वही लॉजिक सही है। फिर 6 से 7 की अगर बात करें तो 7 से गुने 3 किया, तो मैंने यह माना कि 8 से गुने 4 करेगा, 8 चौका 32। तो यह लॉजिक भी ठीक है, लेकिन पहले वाला लॉजिक जो है वह आपका इससे बेहतर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 117। ए का भाई एफ है। अब देखिए ए का भाई एफ है, तो एफ भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कर रहा है, ए की लड़की सी है, इसकी लड़की जो है वह सी है, कोई दिक्कत नहीं है, ए की लड़की सी है, ठीक है। एफ की बहन के है, एफ की यानी कि इसकी बहन जो हो जाएगी वह के इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, और सी का भाई जे है, सी का भाई जो है यानी कि इसका भाई जो होगा वह जे होगा। अब क्या कह रहा है, तो जे का चाचा कौन है, तो इसका चाचा कौन होगा। अब इसकी चाचा की अगर बात करें साथियों तो देखिए इसका यह जो है, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। और यह जो है इसका चाचा की अगर बात करेंगे तो इसका चाचा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एफ, ठीक है। आराम से देख लीजिए, एफ क्या है आपका पुरुष है, चाचा की अगर बात करेंगे तो जे का चाचा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है। अब देखिए विजय जो है विपिन से पीछे है, तो मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, बड़ा है विपिन, विजय विपिन से पीछे है तो विपिन विजय से बड़ा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। परंतु सुकुमार से आगे है, तो विजय विपिन से पीछे तो हो गया, लेकिन किससे आगे है, सुकुमार से आगे है। अब देखिए यह जो है सुकुमार से आगे है, सुकुमार से, ठीक है, सुकुमार से आगे है। आगे क्या कह रहा है, विपिन रवि से पीछे है, तो रवि आगे है, रवि जो है वह आगे है विपिन से, ठीक है, रवि विपिन से पीछे है। विपिन रवि से पीछे है तो ठीक है, परंतु विजय से आगे है। अब विपिन आगे होगा किससे, विजय से, विपिन आपका विजय से, है ना। और विजय किससे आगे है, सुकुमार से, सुकुमार से आगे है ना। तो परंतु विजय से आगे, हाँ, और नारायण बीच में है, तो नारायण कहाँ पे हो जाएगा, नारायण यहाँ पे हो जाएगा, है ना, तो बीच में है। प्रश्न में क्या करें, इनमें सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे रवि है, यहाँ पे है ना, सबसे आगे आपका रवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न था। प्रश्न संख्या 119। अब देखिए अंतिम इस टाइप का प्रश्न में क्या करना है, अंतिम जो है उसको देखना है। CAA आ रहा है, तो सी के बाद यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक और ए रख देते हैं, है ना। तो क्या बन गया, BCAB, है ना। CAA अंतिम में आ रहा है ना, CAA, तो बी बन गया। तो फिर क्या हो रहा है, BC, है ना, AA, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, BCAA। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यह आपका पूरा हो गया, यह भी आपका पूरा हो गया। अब क्या हो रहा है, BCAA, तो एक और ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, BCAA, यानी कि यह फॉर्मेट BCAA का है, ठीक है। बी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ACAB,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 120। 120 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, BDF डैश PRTWYA। अगर बी की बात करें तो क्या होगा, बी के बाद CD, डी के बाद EF, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, अब देखिए इस तरीके से इस ऑप्शन को देखिए, जी के बाद HIJ तो नहीं होगा, आपका एक गलत हो जाएगा। एच के बाद IJK 3 नहीं होगा, बी के बाद CD 2 नंबर बढ़ रहा है, आई के बाद JK, के बाद LM, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आगे देखना भी नहीं है। प्रश्न संख्या 121। अब देखिए 14 में 26 और 21 7 बढ़ा, फिर 21 में 9 बढ़ा तो 30 हो गया, फिर 30 में साथियों 11 बढ़ा तो 41 हो गया, फिर 41 में साथियों 13 बढ़ गया, है ना, 13 बढ़ गया तो क्या हो गया, 54 हो गया। तो 7 2 9 2 11 2 13 2 15, अगर 54 में 15 का बढ़ोतरी कर दिया जाता है तो आपका 69 हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 122। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 17 के बाद 15, 15 के बाद 13, ठीक है। तो 17 के बाद 15 2 हो रहा है, 15 के बाद फिर 2 घट रहा है तो क्या हो जा रहा है, 13 आ रहा है। अब देखिए 14 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 12, तो 12 में 2 घटेगा तो क्या होगा आपका 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में 2 घटेगा तो आपका 10 हो जाएगा, और 15 में यहाँ पे कितना घटा है, 2 घटा है ना, 13 हो गया, तो फिर 13 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 11, यानी कि 10 और 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 123। 2 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 10, है ना, 10 के बाद डैश, 10 के बाद 26, तो 2 में कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 5 2 3 5, 5 में कितना बढ़ गया 2, 5 में सॉरी 5 बढ़ गया, 2 में 3 बढ़ा, फिर उसके बाद 5 बढ़ गया, तो मानिए कि 2 बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या मानते हैं 7 बढ़ जाए तो 17 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 बढ़ जाएगा तो 17 और 9 कितना हो जाता है 26 हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 124 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए के बाद क्या हो गया बी, फिर क्या हो गया सी, तो ए में कितना बढ़ गया 2, फिर सी के बाद DEF, फिर कितना बढ़ गया 3 बढ़ रहा है, फिर एफ के बाद GHIJ, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर जे के में अगर मान लीजिए 10 में कितना बढ़ गया तो 15 आया, ओ का 15 होता है, तो इसमें क्या बढ़ जाएगा 6 बढ़ जाएगा, तो 15 + 6 कितना होता है 21 हो जाता है ना, तो T20 होता है, ठीक है ना, और U आपका 21 होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्या का समूह प्रश्न में दी हुई संख्या के समूह के समान हो। अब देखिए यहाँ पे कितना है 10 2 12 3 15, अब 21 में 2 जोड़िए तो कितना होता है 23, और 23 में 3 जोड़िएगा तो 26 होना चाहिए, तो गलत हो गया। अब देखिए 30 2 32, अब 32 और 3 कितना होता है 32 और 3 35 होगा, तो यह आपका गलत हो जाएगा। 60 2 62 और 62 3 66 नहीं होगा, 68 2 70 और 70 3 73, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 126 में कह रहा है कि एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, एम और एफ जो है वह जो है दंपत्ति है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है। ए और बी बहनें हैं, एफ अब क्या कर रहा है, ये तो आपको हस्बैंड एंड वाइफ है, ए और बी बहनें हैं, किसकी, एफ ए की बहन है, ए और बी बहन है, किसकी बहन है पता नहीं चल रहा है, देखिए ए और बी जो है दोनों सिस्टर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एफ ए की बहन है, एफ बहन है किसकी, ए की, तो बी भी तो बहन है ना, एफ ए की बहन है, तो यानी कि सारी की सारी ये बहनें हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है बी एम की क्या लगेगी, तो यहाँ पे यह हस्बैंड वाइफ की जोड़ी में से एफ अगर महिला हो गई तो एम पुरुष हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि बी का एम से क्या संबंध है, तो बी साली लगेगी एम की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 127। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, बाईं ओर यानी कि 16 लड़के इसमें थे और इसको बाईं ओर यानी कि इधर घसका दिया गया, तो 2 स्थान, ठीक है, याद रखेंगे 2 स्थान खिसका दिया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया, तो पहले बाएं सिरे से कितवां स्थान पर था 9वां स्थान पर था, 2 स्थान घसका दिया तो वह 7वां स्थान पर होगा, किधर से लेफ्ट से,
तो उससे पहले यह 9वां स्थान पर रहा होगा, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, पंक्ति के दाएं ओर से पूर्व स्थिति यानी कि पहले की स्थिति, यानी कि जब वो 9वें पोजीशन पे था, तो पूछ रहा है कि दाएं स्थिति से क्या थी। तो टोटल साथियों 16 था और लेफ्ट से वह 9वें पोजीशन में था। तो 16 - 9 = 7 प्लस 1 ऐड कर देंगे, चूँकि एक काउंट नहीं हुआ है ना, तो आपका 8वें पोजीशन पे था, ठीक है, दाएं ओर से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128। प्रश्न संख्या 128 में पूछा गया है कि यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, यानी कि बीते कल यानी कि कल से पिछला दिन यानी कि परसों, तो परसों साथियों ऐसे समझिए, परसों क्या था, बुधवार था, परसों बुधवार था। तो अब क्या कह रहा है, तो रविवार कब होगा, अब कब होगा, तो परसों आपका बुध है, तो कल आपका क्या रहा था, तो बुध के बाद बीफे हुआ होगा। आज आपका क्या हो गया, शुक्रवार हो गया, शुक्रवार हो गया ना, तो आज तो हम शुक्रवार है। अब क्या करें, रविवार कब होगा, तो आज शुक्रवार है, तो शनिवार रविवार यानी कि अगले के अगला दिन, तो आने वाले कल जो है उससे अगला दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 है, ठीक है, वर्तमान आयु जो है 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अब प्रश्न से ऑप्शन से इसको फाइंड कीजिए। बना तो हम लेंगे ही, लेकिन क्या करते हैं, ऑप्शन से इसको फाइंड करते हैं। अब देखिए 70 ऐड करते हैं इन दोनों की उम्र को, तो 45 5 50 अभी 70, यह सही है। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 45 में अगर 10 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 45 10 55, और इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु में पिता की आयु की ठीक आधी होगी, तो क्या इसका यह दोगुना है, 35 का दोगुना 70 होता है, और 55 का आधा 35 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा गलत होगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि 50 और 20 दोनों का उम्र 70 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र 50 10 60 हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद पुत्र का आयु 20 10 30 हो जाएगा। तो क्या पिता की आधी है कि नहीं, तो ऑप्शन बी इसको संतुष्ट कर रहा है। बिना सॉल्व किए ऑप्शन से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न संख्या 130। बी बराबर 2 है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी का क्रम दूसरा होता है, तो एम का कितना होता है, एम ए टी, एम का 13 प्लस ए का 1 और टी का 20 है ना। तो 20 और 21 21 3 कितना हो गया, 21 और 3 24 10 34, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे लेटर को ऐड कर दिया गया है। तो जे का 10वां होता है, एन 14, ओ आपका 15वां होता है, जी आपका 7वां होता है, एल आपका 12वां होता है, ई आपका 5वां होता है, और एक्स की अगर बात करें तो एक्स आपका 24 हो जाता है, ठीक है ना। वाई आपका 25 होता है, जेड आपका 26 हो जाता है। अब इस सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो साथियों 5 और 9 2 11, 11 7 18, 18 और 5 23 का 3 कैरी 2 2 2 4 5 6 7 73 आ जाएगा, यानी कि 73, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131 में कह रहा है कि ऑनेस्टी को ABCDZDQ लिखा जाता है, तो उसी कूट में टॉनी को किस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए अगर इस तरीके का आपसे प्रश्न पूछा, लंबा लेटर दिया हुआ है और यह बीच में इसका पूछा जा रहा है, तो क्या यह आपको इसमें मिल रहा है TONY, तो T यहाँ है, N है, O है, Y है। तो जब इस तरीके से आपको मिल जाए तो इसका कोड निकालना नहीं है, सेम टू सेम इसको रिप्लेस कर देना है। अब T की बात करें तो T अंतिम से दूसरा पोजीशन पर है, जिसका कोड क्या है D, इसको हमको निकालना नहीं, यही इसका कोड होगा D। तो C वाला ख़त्म हो गया, Q वाला ख़त्म हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, यह ख़त्म हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डायरेक्टली क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, आगे कुछ निकालना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 132। सुमित्रा अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अब क्या करते हैं, सुमित्रा अपने घर से उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर है, 3 किलोमीटर यह चला, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ 2 किलोमीटर चल गया, यहाँ से दाहिनी ओर 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे साथियों मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, यह 3 है, तो यह भी आपका 3 है, 2 किलोमीटर यह एक्स्ट्रा चल गया, ठीक है, टोटल 5 है ना, टोटल यहाँ से यहाँ 5 है, तो 3 किलोमीटर तो इतना हो गया, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ये चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, और दाएं मुड़ा, तो इधर से दाएं इसका इधर साइड हो जाएगा, तो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर और चल गया, यहाँ आ गया, ठीक है, और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ पे पहुँच गया।
अब ये यहाँ पे पहुँच गया। चलो अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, हालांकि जा तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, तो उत्तर की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133। 133 नंबर प्रश्न में पूछा है कि रामा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। कौन? रामा जो है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि नॉर्थ, इधर की तरफ। वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर चला है ना। बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधे जाता है, 15 किलोमीटर यहाँ से बाएं मुड़ता है, सीधे जाता है, और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो फिर आपका यहाँ 10 किलोमीटर चल गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही सरल प्रश्न था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134। 134 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 134 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों कि डी की ऊंचाई सी और एफ से ज़्यादा है। अब देखिए ऐसे करते हैं, डी बड़ा है सी और एफ से, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ए की ऊंचाई एफ से कम है, तो यानी कि एफ ज़्यादा है। एफ ज़्यादा है किससे? ए से। ए की ऊंचाई एफ से कम है। सी की ऊंचाई ए से अधिक है। सी की ऊंचाई जो है ए से अधिक है, तो सी जो है बड़ा है किससे? ए से। कोई दिक्कत नहीं है। सी की ऊंचाई ए से अधिक है। डी की ऊंचाई बी से कम है, यानी कि बी डी से बड़ा है, ठीक है। बी जो है वह डी से बड़ा है। डी की ऊंचाई बी से कम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सी की ऊंचाई एफ से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि सी क्या है? एफ से। सी की ऊंचाई एफ की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि सी एफ से बड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। सी एफ से बड़ा है। इतना फिगर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अगर आप साथियों इसको बैठाना चाहेंगे तो एफ यहाँ पे, एफ यहाँ पे। अब एफ ए से बड़ा है, लेकिन एफ से बड़ा कौन है? सी है। यह कैंसिल हो गया। अब साथियों सी की अगर बात करें तो सी किससे बड़ा है? ए से, तो सी ए से बड़ा हो रहा है, यह कैंसिल हो गया। बी किससे बड़ा हो रहा है? डी से बड़ा हो रहा है। बी की अगर बात करें डी से बड़ा हो रहा है, और डी सी और एफ से बड़ा है, तो सी यहाँ एफ है, सी एफ से बड़ा है ना डी, तो आपका सी एफ तो यहाँ ड्रॉ हो ही गया, और डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रश्न में क्या कर रहा है? सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना सरल तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135। एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। देखिए कभी ऐसे ऐसे भी बैठ सकता है, तो हम लोग एक दिशा में डिकोड करेंगे आसानी से समझ में आने के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, कबूतर तोता के दाहिनी ओर बैठा है। तो मान लेते हैं तोता, ठीक है। कबूतर जो है ऊपर से नीचे की तरफ बैठाते हैं ना, कबूतर तोता के दाहिनी, तो तोता के दाहिनी मान लीजिए ऐसे बैठा हुआ है, तोता के दाहिनी कबूतर, तो कबूतर आपका यहाँ हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है? कबूतर तोता के दाहिनी ओर बैठा है, गौरैया तोता से ऊपर है। तोता से ऊपर क्या है आपका? गौरैया। गौरैया है, गौरैया तोता से ऊपर है। कौवा कबूतर से अलग है ना। तो कौवा जो है मान लेते हैं कबूतर के पास कौवा नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। कौवा कबूतर से अलग है। सारस कौवा से नीचे है, ठीक है ना। सारस जो है यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे प्रश्न पढ़ने में क्या मिस्टेक हुआ है? हमने गलत पढ़ा। कौवा कबूतर से अलग है हमने पढ़ लिया, जबकि अगला है, तो कबूतर से अगला कौवा होगा, तो यहाँ पे ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 पक्षी हो गए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सा पक्षी बीच में है? तो कबूतर आपका बीच में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसा कि मुझसे मिस्टेक हुआ, मैंने क्या पढ़ा? कौवा कबूतर से अलग है, जबकि अगला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 136। 2 वर्ष पूर्व एक माता की आयु अपने पुत्र से चौगुनी थी, ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या है? अब देखिए 2 वर्ष पूर्व एक माता की आयु पुत्र की, है ना, तो पुत्र की आयु 1 वर्ष था। यह 2 वर्ष पूर्व है ना, 2 वर्ष पूर्व का बात कर रहे हैं, 2 वर्ष पहले, ठीक है। 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु 1 वर्ष थी। अब क्या कह रहा है कि माता की आयु पुत्र की आयु से चौगुनी थी। 2 वर्ष पूर्व जो है माता की आयु जो है
पुत्र की आयु की चौगुनी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 4x हो जाएगा, है ना। अब से 6 वर्ष बाद, अब देखिए वर्तमान में उसको लाने के लिए 2 वर्ष ऐड करना होगा, तो x प्लस 2 और 6 वर्ष बाद तो 8 वर्ष हो जाएगा, है ना। अब से 6 वर्ष बाद पुत्र का यह एज हो जाएगा और 4x प्लस 8 माता का यह एज हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पुत्र का आयु का 2 गुना हो जाएगा और इससे यह इसका एज कितना हो जा रहा है, 10 वर्ष अधिक हो जा रहा है, तो इस 10 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2x प्लस 16, 4x, 10 में से 8 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 है इधर, तो 16 माइनस में इधर है 2, इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। 4 में से यह 2x उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो आपका 2x बच जाएगा। 2 से 18 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या है। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व जो है वह x साल का था उनका पुत्र, तो x का वैल्यू क्या था, 9। वर्तमान की अगर बात करें तो अब क्या हो जाएगा, 11 साल हो जाएगा, ठीक है। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात, ठीक है ना, तो 11 साल हो जाएगा। फिर माता की अगर बात करें तो 9 चौका 36 और 36 और साथियों 2, ठीक है, तो 36 2 38 हो जाएगा, है ना। तो माता से पुत्र की अगर हम मिलाएंगे आयु को तो उस रेशियो में क्या हो जाएगा, 38:11 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माता का पुत्र से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 137 पूछा गया है कि राजू, अविनाश, आशीष एवं राजीव 4 दोस्त है, ठीक है। अविनाश राजू की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है, कितना वर्ष बड़ा है उससे मतलब नहीं है, इसमें पूछा गया कि सबसे छोटा कौन है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। अविनाश राजू की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि अविनाश जो है राजू से बड़ा है कुल मिला के, ठीक है। आशीष राजीव से 8 वर्ष बड़ा है, राजीव जो है, आशीष जो है, आशीष राजीव से बड़ा है, राजीव से बड़ा है, ठीक है। आशीष राजीव से 8 वर्ष बड़ा है तथा राजीव अविनाश से 6 वर्ष छोटा है ना। तो राजीव अविनाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि अविनाश राजीव से बड़ा है। अविनाश जो है वह राजीव से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अविनाश जो है वह राजीव से बड़ा है और आशीष किससे बड़ा है, राजीव से बड़ा है ना। और अविनाश जो है वह राजू से भी बड़ा है। तो ऐसा साथियों क्या मान लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप इसको साथियों लिंक करेंगे, ठीक है ना, लिंक करके देखिए, यहाँ राजीव है ना, और राजीव से बड़ा आपका अविनाश आ रहा है। अविनाश जो है वह राजीव से बड़ा आ रहा है और अविनाश जो है साथियों, अविनाश राजीव से बड़ा आ रहा है। अविनाश तो राजू से बड़ा हो गया, एक कंडीशन ये फुलफिल हुआ, ठीक है ना। और अविनाश जो है राजीव से भी बड़ा है ना। अविनाश जो है वह राजीव से भी बड़ा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा। और आशीष जो है वह राजीव से बड़ा है, ठीक है। आशीष जो है वह राजीव से बड़ा है। हालांकि आशीष और अविनाश के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो इस अनुसार साथियों हम लोग कोई एग्जैक्ट आंसर तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटा कौन है साथियों, सबसे बड़ा आपका आशीष हो जाएगा। और सबसे छोटा की अगर बात करें, छोटा पूछा जा रहा है, बड़ा नहीं, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटा आपका राजीव हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे बड़ा कौन होगा, तो साथियों हम नहीं निकाल पाएंगे, ना तो आशीष और ना ही अविनाश के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। हाँ, सबसे छोटा हम निकाल पाएंगे, राजीव सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 138। 138 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद इस जगह को छोड़ के आगे यहाँ पे बैठा था, 1 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर एक जगह छोड़ा यानी कि बैक गया, तो इसको छोड़ देगा। अब यहाँ से होगा तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, 1 2 3। समझ में आ रहा है। यहाँ से लेके देखिए फिर से समझाते हैं। 1 यहाँ पे है तो 1 पीछे चला गया, इसको छोड़ के
यहाँ वाला को छोड़ दिया तो 1 2 हो गया। अब इसको एक छोड़ देगा, इसको हटा देगा, हटाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे। अब देखिए ऐसा है कि नहीं 1 2 3। अब फिर यहाँ पे एक इसको छोड़ेगा, इसको है ना, इसको छोड़ देगा, कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए इस तरीके से ये दिया हुआ है ना, फिर एक बैक जाएगा, तो बैक जब जाएगा तो इसको छोड़ देगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे ये है ना, बैक छोड़ देगा। अब कितना जाएगा 5, 1 2 3 4 5 जाएगा। अब ऐसा देखिए कहाँ पे ड्रॉबैक बना हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर में बना हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में गया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन उस शब्द को चुनिए जो कि दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। अब देखिए एफ है इसमें, ए है आपका, ए भी है, आर जो है आर भी है, फिर एम भी है, आपका ई नहीं दिया हुआ है तो फार्मर नहीं बनेगा। बी ऑप्शन को देखते हैं, एम है ठीक है, ओ आपका 2 चाहिए, इसमें मोशन में 2 ठो ओ है तो यहाँ भी आपका 2 ओ है, ठीक है ना, ठीक है। फिर टी 1 है तो टी भी है, आई की अगर बात करें तो आई भी है, 2 ओ हो गया ऑलरेडी और एन भी है, तो मोशन आपका बन सकता है, दूसरे ऑप्शंस को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 1 2 स्थान के आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञान तथ्यों से अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। और यहाँ पे जो साथियों स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अनुसार जो है निष्कर्ष को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका इसको फॉलो करता है या समर्थन करता है। तो भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। अब चलिए निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका गलत है। भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ क्या होगा, न तो 1 निकलेगा और न तो दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों आपका गलत हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, सभी कुत्ते काटते हैं, यानी कि जितने कुत्ते हैं साथियों वो सारे के सारे क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। अब क्या करें, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ भी कुत्ते हैं, वह कुछ इसका पार्ट क्या करता है, भौंकने का काम करता है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में क्या कर रहा है, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं वे भी काटते हैं। कुछ कुत्ते जो है साथियों वो भौंकते हैं, और जो भौंकते हैं साथियों वो क्या करते हैं, वह जो है काटते हैं। जो भौंकते हैं वो काटते हैं, जो भौंकते नहीं भी काटते, तो कुछ कुछ पार्ट इसका मिल रहा है। दूसरा नंबर निष्कर्ष में वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं अवश्य नहीं कि काटते हैं, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए कि कुछ कुत्ते आपका क्या है जो भौंकने का पार्ट में है, कुछ कुत्ते नहीं भी भौंकते हैं। तो प्रश्न में निष्कर्ष में कह रहा है कि वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं काटते हैं। प्रश्न संख्या 142 अब इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनना है। अब देखिए अगर हम इस पर 8 + 8 = 12 यानी कि पहले ऑप्शन को पुट करते हैं, 8 + 8 = 1 है ना, डिवाइडेड 11 - 11 करते हैं तो क्या आता है, तो 8 + 8 बराबर 1/11 - 11, तो 16 बराबर 1/11 - 11 16 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को पुट करते हैं, 8 × 8 उसके बाद फिर प्लस है, फिर 1 है, फिर आपका बराबर आपका 11 आ जाएगा और डिवाइडेड आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64 + 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 65 1 के बराबर नहीं हो जाएगा, तो यह भी आपका ऑप्शन बी गलत है। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो सी में क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड 8 गुना 1 + 11 है ना, बराबर आपका 11, तो 8 से 8 एक बार में कटेगा, 1 + 11 बराबर क्या हो जाएगा, 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। यहाँ पे 8 है ना, अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड, 8 डिवाइडेड 8, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, फिर आपका 1 का नंबर आता है तो 1 हो गया, फिर 1 के बाद साथियों क्या आ रहा है, प्लस, तो 1 + 11
1 + 11 बराबर 11 11 है ना। तो 8 से 8 एक बार में कटेगा। अच्छा 1 × 1 है प्लस 11 है, नहीं सॉरी ये साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 और 11 12 11 बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। सारे के सारे ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। प्रश्न संख्या 143, 1 × 10 बराबर 9 है, 2 × 10 बराबर 18 है ना। तो 10 × 10 - 1 9, 10 दूनी 20 -2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे 10 में 3 से किया तो 27 आया, है ना। 10 तिया 30 - 3 27। तो 10 8 80, 80 में से 8 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करना है। अब देखिए एक यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ पे आया, है ना। फिर तीसरे में कितना, इसमें एक बढ़ के यहाँ पे आ गया, है ना, यहाँ पे। अब अगले में कितना बढ़ा 2, 1 2 तो यहाँ पे चला गया। अब कितना बढ़ेगा 1 2 3 तो यहाँ पे आ गया। अब कितना बढ़ेगा 4, 1 2 3 4 तो फिर यहीं पे आ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा 5, 1 2 3 4 5, अब ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा टाइप वाला ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 145, 5 से 2 में गुना करेंगे 10 10 छक 60, ठीक है। 8 चौका 32, 32 दूना 64, ठीक है। तो 7 छक 42 और 42 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 126 आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब इसको देखिए 3 × 5 = 15, 5 चौका 20, 20 और 15 आपका 37 होता है। 28 और 20 आपका कितना हो जाता है 7 चौका 28 और 5 चौका 20। अब देखिए यहाँ पे साथियों 5 चौका 20 नहीं, इस तरीके से नहीं हो रहा है। 7 चौका 28 5 चौका 20 करेंगे तो 51 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्रॉस किया जा रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई। जैसे 4 तिहाई 12 आ गया, 5 25 आ गया। तो यहाँ पे साथियों 5 2 7 2 1 3 आ जाएगा। उस तरीके से 4 से 4 में तिरछी गुना हो रही है। तो 4 चौका 16 और 7 5 35, है ना। 35 और 16 कितना हो जाए 6 5 11, 3 1 4 1 5। तो इसी तरीके से 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा 39 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 147, यदि किसी दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए प्रतिबिंब की अगर बात करें तो जस्ट इसमें प्रोपोर्शनल बनता है, उल्टा बनता है। तो देखिए इस आकृति को अगर दर्पण के सामने साथियों अगर आप रखते हैं तो इस दशा में कौन सा फिगर बनेगा। तो ये इस साइड बना हुआ है ना, ये इस साइड बना हुआ है, तो यह जस्ट इसके अपोजिट साइड में बनेगा, यानी कि इस वाले पार्ट में यह बनेगा, इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में बना हुआ ऑप्शन में आपका सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, और ए और बी दोनों में बना हुआ है। अब साथियों ए और बी अगर दोनों में बना हुआ है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर ही गलत है, आपका दोनों हो जाएगा, है ना, या तो ए या तो बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 148, इसमें क्या कह रहा है कि आकृति, इसमें से कौन सी आकृति गाय बछड़ा और जानवर के बीच संबंध को दर्शाती है। तो जानवर के अंदर में गाय भी आ जाएगा, ठीक है, और बछड़ा भी आ जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं यह पूरा का पूरा क्या हो गया जानवर हो गया, इसी के अंदर यह गाय है और यह बछड़ा है। जानवर ही, गाय और बछड़ा को दोनों को जानवर की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 149 में क्या कह रहा है कि इसको कौन पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा करने के लिए इसको इससे ड्रॉ करना होगा और इसको यहाँ पे मैच कर देना होगा, है ना। तो ऐसा किया हुआ कहाँ पे है, एकमात्र ऑप्शन नंबर ए में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 150 जो कि सेट नंबर 4 का यह अंतिम प्रश्न है। अब इसको देखना है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4 उत्तर आकृतियाँ में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही साधारण प्रश्न है। इस फिगर को इससे अटैच करके देखिए। सबसे पहले साथियों ये तो आपका नहीं आएगा, ये आपका साथियों इसकी अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बन सकता है और ऑप्शन नंबर ए आपका बन सकता है। लेकिन यहाँ पे यह सीधा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों क्या है आपका थोड़ा सा पैरेलल है, थोड़ा सा तिरछा है ना। तो अगर जैसे मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे इस टाइप का ये ड्रॉ है ना, ये वाला, और एक ड्रॉ आपका इस टाइप का है,
इस टाइप का है, और फिर एक ड्रॉ आपका ये है, 3 ड्रॉ। इस 3 ड्रॉ को जब हम साथियों मिलाएंगे तो आप देख लीजिए, मान लीजिए इसमें से इसको काटिए, इसको काटना है ना। तो आपका हालांकि बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यही फिगर ड्रॉ होगा। क्योंकि इसमें इस तरीके से हम बता नहीं पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। तो साथियों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और जिन स्टूडेंट को मैथ और रीजनिंग के प्रश्न में परेशानी होती है वो स्पेशल मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा, आप प्रश्न जो इस सेट से संबंधित है उसका व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया जाएगा, या उसका टेलीग्राम अलग से चैनल बना दिया जाएगा, आप उस पर डाउट पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं। जिस भी प्रश्न का डाउट होगा आप उस पर उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं सेट नंबर 5 के साथ, है ना। सेट नंबर 5 में हम लोग सबसे पहले जीके जीएस के प्रश्न को उसमें सॉल्व करेंगे, फिर उसका अलग दूसरा पार्ट बनाएंगे सेट नंबर 5 का, जिसमें हम लोग मैथ के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से हम लोग कुल 24 सेट को, जो कि प्लेटफॉर्म का है, उसको समाप्त करेंगे। फिर आरबीडी के सेट को देखेंगे, फिर ज्ञान बिंदु के सेट को देखेंगे। जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक हम आपके साथ बने हुए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए।